हेलो साइंस साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर है, टीडब्ल्यू के प्रैक्टिस सेट होंगे। अच्छे कोई टीडब्ल्यू के प्रैक्टिस सेट जो है अच्छे क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं। कुछ क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि mx प्लस n निम्न में से किसका एक गुणनखंड होगा। भाई किसका गुणनखंड होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें देखो दो तरीके से कर सकते हैं। एक इसका आसान तरीका यह है कि इसका वर्क कर दो बस। ठीक है भाई, इसका वर्क कर दो mx प्लस n का। इसका वर्क कर देंगे तो इसका वर्क खोलेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और प्लस का 2mn x। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यही इसका हो जाएगा। तो कौन से में हो जाएगा भाई, ये इसको देख लेंगे। ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा ये। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 444 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। तो 444 की बात करी जा रही है। 444 जो है 3 से भाज्य है अभी। ठीक है, 3 से भाज्य हो जाएगा। 3 से विभाजित होगा तो 3 आ जाएगा। गुणा में क्या आएगा यहाँ पर, 3 एकम 3 आ जाएगा और 3 चौक 12 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा भी और कट जाएगा यहाँ पर। ये इसको देखो अलग से काट लेंगे यहाँ पर। इसको मैं देखता हूँ तो 3 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 क्योंकि छोटी संख्या से काटना होता है। 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, 2 से कट जाएगा यहाँ पर। यानी कि 2 गुणा 74 हो जाएगा, या 2 गुणा यहाँ पर आ जाएगा ये आ जाएगा 37 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका यहाँ पर। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 3, और मैं इसको हटा सकता हूँ यहाँ पर क्योंकि 2 भी आ चुका है इसमें। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है भाई, 2 की पावर में 2 की पावर में ये 1 और 2 कितने हो गए भाई यहाँ पर। अच्छा, 2 ये वाला आया ना यहाँ पर ये। तो 2 की पावर में 2, एक 3 था यहाँ पर और एक 37 हो जाएगा। ठीक है, ये था यहाँ पर इसको। ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं भाई यहाँ पर। 1 की पावर में 1 1 है। तो भाई धनात्मक गुणनखंड क्या होते हैं भाई, धनात्मक गुणनखंड हो जाएंगे। इनको इसमें 1 1 जोड़ करके गुणा कर देंगे, यानी कि 2 + 1 यानी कि 3 कर दूंगा इसको। 3 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, ये तो धनात्मक गुणनखंड हो जाएंगे यहाँ पर ये। ठीक है भाई, धनात्मक गुणनखंड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन बोला है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अंतर 62 72 है, जबकि दी गई दोनों संख्याओं का जो धनात्मक अंतर है वो 8 है। तो गुणनफल बताना है। तो इसके लिए भाई फॉर्मूले पता होने चाहिए हमें। फॉर्मूले अगर याद होंगे, अब जो है कुछ बच्चे ऑप्शन से भी कर सकते हैं तो उसमें समय लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन से गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हमें फॉर्मूले पता होंगे तो हम जल्दी क्विकली कर लेंगे। कैसे करेंगे, मुझे पता है कि एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसका अंतर दे रखा है ना घनों का। तो यहाँ पर घनों का अंतर ले लूंगा मैं यहाँ पर। तो इसका होता है एक्स माइनस का वाई हो जाएगा, और इसका हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 3xy। ठीक है, प्लस का 3xy हो जाएगा यहाँ पर। इसको कर लूंगा मैं ये इसका एक फॉर्मूला होता है। हालांकि एक और होता है, उसी से ये बनता है। यहाँ पर मुझे दे रखा 62 72, इसका मान दे रखा है यहाँ पर। 62 72 यहाँ पर दे दिया, अंतर दे दिया यहाँ पर 8, और एक्स माइनस वाई का मान भी 8 है तो 64 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का ये हो जाएगा 3xy। ठीक है, इसको मैं काट दूंगा यहाँ पर। इसको 8 से इसको काटूंगा तो 8 सत्ते 56 आ जाएगा। बचेंगे यहाँ पर 6 बच जाएंगे, 8 8 64 हो जाएगा यहाँ पर, और 8 चौक 32 हो जाएगा। 64 इधर से आकर के घट जाएगा तो यहाँ पर 720 बच जाएगा। 720 को 3 से भाग कर दूंगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी कि 240 हो जाएगा एक्स वाई का मान। इन्हीं का गुणनफल पूछा था, कितना हो जाएगा भाई 240। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल फ़ोन का कुल विक्रय मूल्य जो है इतना इतना है, इसमें दे रखा है। ठीक है, तो 2 समीकरण बना लेंगे। ठीक है, जो बच्चे समीकरण ना बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। बाकी समीकरण तो सब पर बनाने आती हैं, समीकरण बना करके कर लेंगे। ठीक है, जो इसमें समीकरण नहीं बनाना चाह रहे तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें 10 रेफ्रिजरेटर है भाई, 10 रेफ्रिजरेटर है और 4 फ़ोन है। 4 फ़ोन है, इनका मूल्य कितना है, इनका मूल्य है भाई 2,10,000 का है, और यहाँ पर 1000 का। मैं इसको अभी 1000 नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यानी कि मैं इतने रख रहा हूँ यहाँ पर केवल। इसके अलावा दे रखा है कि 6 रेफ्रिजरेटर हैं यहाँ पर, यानी कि 6 फ्रिज हैं, और 2 फ़ोन है यहाँ पर। यही है भाई, 2 फ़ोन है यहाँ पर, यानी कि फ़ोन का तो पी होना चाहिए, मैंने एफ बना दिया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है 122 हो जाएगा, 122 हो जाएगा। अब इनके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। ये 20 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 चंग 24 में। क्या होता है कि बराबर नहीं करना पड़ता, कहीं कहीं बराबर करने में दोनों जगह गुणा करनी पड़ती, तो वो कहीं कहीं वो बड़ा हो जाता है, लेकिन ये आसान रहता है हमेशा। तो इसका कि दूनी 42 हो जाएगा यहाँ पर, 420 आ जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा, इससे गुणा करूँगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 488 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर 1000 भी है, 1000 हम बढ़ा लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है भाई, 4 का डिफरेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा 68 का। 68 का डिफरेंस यानी कि 4 का मान जो है वो 68 के बराबर है, यानी कि 68,000 के बराबर है। यानी कि 1 का मान जो हो जाएगा 17 चौका 68, 17,000 के बराबर हो जाएगा। 1 का मान अगर 17,000 के बराबर है तो यहाँ पर ये रेफ्रिजरेटर का निकल के आता है मान हमेशा, पहले वाले का इसका। ठीक है भाई, यानी कि एक रेफ्रिजरेटर का जो मूल्य है वो 17,000 रुपये है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 10 मुझे क्या चाहिए,
10 का कितना हो जाएगा, 1,70,000 हो जाएगा। और टोटल कितना था भाई, 2,10,000। तो 4 रेफ्रिजरेटर का कितना हो जाएगा, 4 रेफ्रिजरेटर 4 इनका फ्रिज का, ये क्या था, फ़ोन था यहाँ पर। 4 फ्रिज के कितने हो जाएंगे, 40,000 बचेंगे। समझ में आ गई बात? भाई एक एक फ्रिज का जो है 17,000 है, 10 का हो जाएगा 1,70,000, टोटल 2,10,000 है। तो भाई बचे कितने, जब घटेंगे बचे कितने, जो 40,000 बचे, यानी कि 40 सबका बचेगा। वो 40 सबका कितना हो जाएगा, 40,000। एक एफ का कितना हो जाएगा, एक फ़ोन का हो जाएगा 1,000, 1,000 हो जाएगा भाई। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फ़ोन। एक रेफ्रिजरेटर यानी कि रेफ्रिजरेटर कौन से हैं, ये वाले हैं। तो यहाँ पर 17,000 और 2 मोबाइल फ़ोन, 2 मोबाइल फ़ोन का कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये तो ये 10,000 होना चाहिए ना भाई, ये 40,000 है तो 4 का 10 एक का 10,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ी-सी गड़बड़ थी यहाँ पर ये, तो इनका 20,000 हो जाएगा, 2 का 20,000 हो जाएगा, तो 37,000 हो गया इनका भाई, 37,000 हो गया, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे उससे नहीं करना चाह रहे हैं तो उससे कर लेंगे, अगर इसमें नहीं बनाना चाह रहे हैं तो। बाकी मैं इनमें सभी में ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई है बहुत सी जगह यूज़ करता हूँ, अगर आपने देखा होगा तो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, और निम्न वितरण की माध्यिका का, बाकी देखो अगर वैसे बनाना चाहे समीकरण तो समीकरण बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो सबको बनानी आती है, सबने अगर किसी ने ये क्वेश्चन देखा हो तो उसी से क्या होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्न वितरण की माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम इनको आरोही क्रम में लगाना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है भाई। सबसे पहले आरोही क्रम में लगाना पड़ता है इनको, आरोही क्रम में लगाएं तो सबसे पहले छोटी संख्या किसमें, 11 है। उसके बाद यहाँ पर भाई 13 हो जाएगी, 16 हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पर 19 हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगी 22, और 25 हो जाएगी, और 34 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 देख लेंगे ताकि कोई छूटी ना हो। तो 4 अभी छूट रही है, देखो यहाँ पर एक संख्या छूट रही है, यहाँ पर कौन सी छूट जाएगी, 27 छूट रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए संख्या गिननी जरूरी होती है यहाँ पर। ये तो यहाँ पर एक 27 छूट गई थी, और एक यहाँ पर 34 आ गई। मैंने बताया था कि देखो यहाँ पर 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याएं, तो 8 का आधा करो 4 आ जाएगा, तो चौथी और अगली ले लो, चौथी हो जाएगी और उससे अगली वाली हो जाएगी, यानी इन दोनों का ही माध्य निकाल देंगे बस। इन दोनों का ही माध्य निकाल दें, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 19 का और 22 का तो कितना हो जाएगा भाई इनका, 19 का और 22 का योग कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 का आधा कितना होगा, 20.5 हो जाएगा। 41 का आधा 20.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 2 बैंक हैं ए और बी, 3.5% और 6% प्रति वर्ष की दर से ऋण ले देते हैं। चेतन ने प्रत्येक बैंक से 44,000 की राशि उधार ली। 3 वर्षों के बाद चेतन ने बैंक को दिए गए साधारण ब्याज की राशि के बीच धनात्मक अंतर बताना है, कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है, आसान है, लेकिन हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। 3.5% दोनों के लिए 3% है यहाँ पर, तो इनका अंतर बताना भाई। मैंने मान ली कि जो धनराशि है 100 रुपये है, ठीक है, जो प्रत्येक बैंक से उधार ली गई है, क्योंकि प्रत्येक बैंक से सिर्फ 44,000 की राशि उधार ली है, बराबर लिए दोनों, तो 100 मान लेता हूँ एक बार में, 44,000 ना लेकर के अभी। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ इनका एक को कितना ब्याज मिला होगा, एक को मिला होगा यहाँ पर 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, यानी कि 10.5 हो जाएगा भाई। 35 तिया 105, ठीक है, 105 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा, और 3 छंग 18 इसको होगा, 18 इसको मिला होगा, यानी कि ए का हो जाएगा, ये बी का ब्याज हो गया यहाँ पर, ठीक। तो इनके बीच में अंतर बताना, अंतर कितना भी इनके बीच में, अंतर हो जाएगा यहाँ पर इनके बीच में 7.5 का अंतर होना चाहिए भाई। 7.5 का हो रहा है, ठीक है, 7.5 का इनके बीच में अंतर है। और 44,000 किसका मान है, 100 का, यानी कि 100 का मान 44,000 है, एक का मान 44 हो जाएगा। तो 7.5 का 44 100 से गुणा कर दूंगा यहाँ पर, 1 पॉइंट से 1 तो खत्म हो जाएगा, यानी कि मुझे गुणा करनी पड़ेगी 75 की और 440 की। 75 की और 440 की गुणा करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 सत्ते 28, यानी कि ऊपर ही पहुंच रहा है। यहाँ पर गुणा कर लेंगे भाई 75 की और 44 की, यहाँ पर गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, यानी कि 75 चौका 300 होते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई, 300 होते हैं, तो यह हो जाएगा यहाँ पर 33 और एक सिफर हो रहा है, 33,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये वाला सिफर होता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 36 प्रति किलोग्राम वाले और 45 पे इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो एक दिया बेचने पर, यानी कि जब हम एलिगेशन लगाते हैं ना, ये जो एलिगेशन लगाते हैं, तो यहाँ पर जो रखते हैं ना, यहाँ पर तो ये सीपी होना चाहिए, यहाँ पर एसपी नहीं होना चाहिए, सीपी होना चाहिए, तो हमें सीपी निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो 50 रुपये प्रति किलोग्राम का जो है एसपी कितना है, एसपी है यहाँ पर 50 रुपये प्रति किलोग्राम का, और सीपी कितना हो जाएगा, सीपी 20% का लाभ हो रहा है, तो सीपी हो जाएगा 100/120 होना चाहिए भाई। 100/120, 0 से 0 कट रहा है यहाँ पर, 500/12, यानी कि 250/6, 250/6 या 125/3 हो जाएगा, ठीक है भाई। यानी कि सीपी जो है यहाँ पर 125/3 है, सीपी जो है टोटल 125/3 हो जाएगा यहाँ पर, 125/3। 36 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 45 वाले 55 किलोग्राम गेहूँ को मिलाया जाता है,
36 प्रति किलोग्राम वाले कितने, यहाँ पर कितने पूछा है, यानी कि 36 वाले जो है कितने होंगे, और 55 किलोग्राम 45 ₹45 प्रति किलोग्राम वाले, ठीक है, ये कितने हैं, ये 55 किलो हैं। 55 किलो गेहूँ है, यहाँ पर इनको मिलाया जाता है, तो इनका पूछा है ये कितने गेहूँ मिला जाए, कितने गेहूँ मिलाए जाएंगे यहाँ पर, तो यहीं पे एलिगेशन लगा देंगे भाई। एलिगेशन 3 को खत्म करने के लिए मैं 3 से इन दोनों में गुणा कर दूँ, नीचे वाले का 3 अपने आप खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ये 3 खत्म हो जाएगा भाई यहाँ पर। 3 से यहाँ पर जब मैं ऊपर गुणा करूँगा यहाँ पर, तो 36 से कितने हो जाएंगे, 36 से 108 होते हैं क्या भाई, यहाँ पर 108 आ जाएगा, और 45 से 135 होते हैं भाई, ये 135 हो जाएगा यहाँ पर, 135 हो जाएगा। अब एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पर, इसमें से घटाता हूँ यहाँ पर, तो 10 आ जाएगा भाई, 10, और इसमें से इसको घटाता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 15 और 2 17 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई, ये 17 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका, ठीक है भाई, एलिगेशन लगा देंगे तो ये आ गया। इसका मतलब 17 का मान जो है कितना है, 55 है, तो मुझे 10 का मान निकालना है कितना होगा। इस 17 का मान कितना है, 17 का मान 55 है, तो 10 का मान कितना होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 17 दूनी सोचिए, 17 ते 51 आ जाएगा, यानी कि 3 तो सभी में ही है यहाँ पर, क्योंकि पूर्णांक तक याद करना है, यानी कि पॉइंटों के बाद की संख्या हमें नहीं लेनी है, इतना दे रखा है इसमें, तो 17 ते 51 यहाँ पर आ जाएगा। बचेंगे पास यहाँ पर 4, ठीक है, तो यहाँ पर 17 दूनी 34 आ जाएगा, तो यानी कि 32 भी है इसमें और 30 भी है, तो ठीक है, यानी कि 32 इसमें 32 पास में है, तो ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा इसका 32। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये क्वेश्चन है, इसमें देखो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करेंगे इसमें, कैलकुलेशन दे रखी है, कैलकुलेशन इसमें करनी ही पड़ेगी। यहाँ पर देखो कितने अच्छा ये है, केवल यहाँ पर ये नहीं है इसमें, मैं इसको भी ले रहा था यहाँ पर, ये तो ये हिंदी वाली है यहाँ पर, इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसको। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले किसको हल करेंगे, यहाँ पर देखता हूँ, सबसे पहले 105 1/5 को तो मैं ऐसे रख दूंगा, इसके बाद प्लस में सबसे पहले इसको हल करते हैं, यहाँ पर इस वाले को कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है यहाँ पर। जब मैं इसको चेंज करूँगा ना, इसको चेंज करूँगा तो इसको लिखूँगा मैं 25/42 लिखूँगा, फिर इसको लिखूँगा मैं 6/35 लिख दूँगा, 6/35 6 सत्ते 42 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, 6 सत्ते 42 आ जाएगा, और 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, यानी कि 5/49 आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है, इसका मान 5/49 आ जाएगा। फिर इसकी गुणा होगी यहाँ पर, फिर इसकी गुणा हो जाएगी, यानी कि 5/343 हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है, इसका मान हो जाएगा यहाँ पर 5/343। तो ये तो लंबी गुणा पड़ रही है भाई, और इसके बाद यहाँ पर माइनस में रखेंगे, माइनस में यहाँ क्या करेंगे, इसको मैं गुणा बनाऊंगा तो 63 ऊपर चला जाएगा, 54 नीचे आ जाएगा, तो इसको 4/7 और गुणा 6/5, और इसको गुणा में बनाऊंगा तो यहाँ पर 63 ऊपर आ जाएगा, 54 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कुछ कट रहा है, 6 नम 54 हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 6 से 6 नम 54 और 9 सत्ते 63 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा यहाँ पर, तो 4/5 बचेगा केवल, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 4/5 बचा केवल, 4/5, और यहाँ पर बचेगा मेरे पास प्लस का 28/40, 28/40 बचेगा यहाँ पर, तो ये इसमें सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पर इतना। हालांकि इसको भी जो है 28/40 को भी थोड़ा सा काट करके लिख सकते हैं, 4 सत्ते 28, यानी कि 7/10 लिख सकते हैं इसको भी, ठीक है भाई, 7/10 इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये भी छोटा हो गया यहाँ पर, 7/10 हो गया, यानी कि अब हम यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 343, यानी कि 0 ही इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर मुझे थोड़ी सी इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इतना हम कर लेंगे, देखो इतना तो हम कर सकते हैं भाई, यहाँ पर किसी किसी को दिक्कत हो सकती है, तो ये तो मैंने इतना हल कर दिया, यहाँ से आगे करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, यानी कि ये तो हो नहीं सकता, इनमें से कोई सा आंसर होगा यहाँ पर, और ये भी पास में है यहाँ पर, तो ये थोड़ी सी करनी पड़ेगी यहाँ पर, देख लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि दो संख्याओं धनात्मक संख्याओं का योग जो है 240 है यहाँ पर, और उनका में से पे जो है यानी कि ऐसे 15 है, दी गई शर्त को संतुष्ट करने वाली युग्मों की संख्या बतानी है, संख्याओं के युग्मों की संख्या। तो यहाँ पर धनात्मक संख्याओं का योग जो है ये है, मान लिया वो संख्या जो है उनका एचएफ अगर 15 है तो 15 है ना यहाँ पर, तो मैं 15A और 15B मान लूंगा, वो दो संख्या है, ठीक है जी, 15A और 15B दो संख्याएं मान लूंगा, उनका योग कितना है 240 है, उनका योग कितना है 240, 240 को उसको काटूंगा, A + B बराबर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 15 एकम 15 आ जाएगा, और 15 छक्का 90 आ जाएगा, ठीक है भाई, 16 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 16 आ जाएगा। तो मेरे पास अब यहाँ पर दो संख्याएं क्या रखूँ मैं, मतलब कितने युग्म बनने चाहिए मेरे पास, एक तो 1 हो जाएगा, एक 15 हो जाएगा, ठीक है, ये सहभाज्य होनी चाहिए यहाँ पर, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर 4 रख लूँ और 12 रख लूँ, ऐसा नहीं रख सकते, क्योंकि 4 ये दोनों सहभाज्य संख्या है, काट देगी इसको ये, ठीक है, तो ऐसा युग्म नहीं रखने होते हैं इसमें। तो इसके बाद कितनी हो जाएगी, 3 और 16 3 और 16 3 और 13 हो जाएगी, इसके अलावा और 5 और 11 हो जाएगी, और इससे बड़ी एक संख्या क्या होगी भाई, 7 ले लूँगा तो 7 और 9 16 हो जाएगी, ठीक है, 7 और 9 16 हो जाएगी, इससे बड़ी अगर 11, तो यानी कि 11 तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, तो इसका मतलब ये 4 ही युग्म होंगे ऐसे, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, ये है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तियों के 3 समूह हैं, पुरुष महिला और बच्चे, ठीक है, और
महिला और बच्चों की कुल संख्या पुरुषों की संख्या से 4 अधिक है, जिसमें 20 जो हैं पुरुष हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर दिया हुआ है, मेल दिए हुए हैं, फीमेल दे रखी हैं और चिल्ड्रन दे रखे हैं और टोटल दे रखे हैं यहाँ पर ये, ठीक। तो यहाँ पर जो 3 समूह पुरुषों महिला के बच्चे 20 पुरुष हो जाएँगे यहाँ पर। जो नंबर इनके 20 पुरुष हो जाएँगे। महिला और बच्चे जो हैं कुल पुरुषों की संख्या से 4 अधिक हैं, यानी कि इनकी जो संख्या हो जाएगी वो 24 हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि टोटल 44 हो जाएँगे यहाँ पर ये, टोटल 44 हो जाएँगे। इसके अलावा यहाँ पर पुरुषों का जो औसत वज़न है वो 54 किलोग्राम है, पुरुषों का यहाँ पर 54 किलोग्राम है और महिलाओं का जो है यहाँ पर 49 हो जाएगा, महिलाओं का 49 है और बच्चों का जो है 30 किलोग्राम है। तीनों समूहों का जो औसत वज़न है वो टोटल जो है 48.25 हो जाएगा, 48.25। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जो है उसको भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें थोड़ी-सी। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं मान लूँ इसमें क्या पूछा है, महिला और बच्चों की संख्या में अंतर बताना है। तो मैं अगर जो फीमेल है इनकी x मान लूँ, तो इनकी कितनी हो जाएगी? इनकी हो जाएगी यहाँ पर 24 माइनस का x, ठीक है? 24 माइनस का x हो जाएगी। तो यहाँ से अब ये इतना कर सकते हैं भाई यहाँ पर ये इसकी गुणा करनी पड़ेगी। 54 दूनी 108 हो जाएगा, 1080 हो जाएगा, ये 49x हो जाएगा और ये 30 और 24 माइनस का x हो जाएगा यहाँ पर और इसकी गुणा करनी पड़ेगी। ये बराबर में आ जाएगा, इनको जोड़ लेंगे यहाँ पर और ये बराबर में आएगा। इतने तो उसमें गुणा करनी पड़ेगी ये 44 और गुणा 48.25 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर अब इस जगह भी कम रह रही है थोड़ी सी इसमें, तो ये 1080 जो है इधर आकर के घट जाएगा, 49x और 30x, यानी कि 49 में से 30 जाएगा, 19x बचेगा, ठीक है? 19x बचेगा यहाँ पर और ये इधर जो आएगा 44 की 48.25 की गुणा करनी है एक बार, ठीक है भाई? ठीक है भाई? तो इनकी जो गुणा आएगी 2123 आएगी यहाँ पर, ठीक है? 2123 आएगी और 1080 इधर से आकर के इसमें से घट जाएगा और साथ में ये जो यहाँ पर कितना बचा था भाई, 30 की और 24 की यहाँ पर गुणा, तो ये भी घट जाएगा यहाँ पर, 24 तिया 72, 720 ये घट जाएगा यहाँ पर आकर के इसमें से, ठीक है? तो 19x बचेगा। 19x किसके बराबर हो जाएगा? इसी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से घटा करके कर लेंगे यहाँ पर। कितना घटेगा भाई, इसको जोड़ लेंगे एक बार यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1800 हो जाएगा क्या भाई ये? यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 20, 17, 1800, ठीक है? 1800 हो जाएगा और 2123 में से इसको घटा देंगे, 23 ये बचेगा, यानी कि 323 आ जाएगा यहाँ पर ये, 300 323 आ जाएगा और मैं इसको अगर भाग करता हूँ 19 से, 323 को मैं 19 से भाग करता हूँ, 19 ही कम 19 आ जाएगा यहाँ पर और बचेंगे यहाँ पर 13, 19 सत्ते 107 9 63, 19 सत्ते 133, यानी कि x का मान जो जाएगा वो 17 आ जाएगा। x का मान यहाँ पर 17 आ जाएगा। x का मान अगर 17 आ जाएगा तो क्या निकालना भाई, इनका अंतर निकालना। तो ये इनकी 17 हो जाएगी और इसकी कितनी हो जाएगी, 24 में से 17 आ जाएंगे तो यहाँ पर 7 बचेंगे, ये 7 ये हो जाएंगी। तो इनका जो डिफरेंस है 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है? तो इस तरह से करेंगे। बाकी अगर इसको वैसा करना चाहे डेफिएशन से, तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है, गलत हो सकता है, ठीक है? इसमें बस थोड़ी सी कहाँ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये एक थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पर बस, ठीक है? ये इसकी गुणा करनी पड़ेगी बस यहाँ पर, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यदि 8-11 के अनुपात में टिकटों के मूल्य में वृद्धि की जाती है, यानी कि जो इसका रेट था टिकटों का वो 8 रुपये था और बाद में 11 कर दिया गया, ठीक है? ऐसे वृद्धि हुई और बेचे गए टिकटों की जो संख्या थी, नंबर थी, उसमें 23 में से इसको घटा करके 21 में अनुपात में गिरावट आ गई थी। तो अब जो राजस्व में वृद्धि हुई थी, राजस्व में वृद्धि हुई थी, कितनी हुई थी भाई राजस्व में? इनकी गुणा हो जाएगी यहाँ पर 8 या 24, यानी कि रुपए और नंबर की गुणा करेंगे तभी तो हमें टोटल मिलेगा। 8 या 24 का 4 आ जाएगा और 8 दूनी 16 और 2 18 184 और 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23 231, यानी कि यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई थी? यहाँ पर पूछा है कि राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? अगर टिकट के मूल्य राजस्व, पहले राजस्व जो था इतना था, 36,800 था पहले, 36,800 पहले था। यहाँ पर क्या आया था भाई, कैसे मिट गया यहाँ पर ये? तो ये कितना आया था, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 23 231 आया था यहाँ पर ये। तो यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है भाई? 14 तो यहाँ पर 16 तो यहाँ पर ये है और 31 ये है, यानी कि 16 और 31 47 की वृद्धि हुई है, ठीक है भाई? 47 की वृद्धि हुई है और 184 का मान किसके बराबर है? 36,800 के बराबर है, ठीक है? यानी कि 184 जो है ये पहले वृद्धि से पहले राजस्व था 36,800, जो कि ये था यहाँ पर, पहले ये था, वृद्धि होने के बाद ये हो गया था। तो 184 का मान ये है, नहीं है, एक का मान यानी कि दोगुना हो रहा है यहाँ पर, दोगुना करूँगा तभी 36,800 आ रहा है यहाँ पर। तो 47 को भी 200 गुना कर दूंगा यहाँ पर, तो 47 दूनी कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, 94 तो, ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि सीमा ने एक मोबाइल और एक लैपटॉप एक निश्चित मूल्य पर खरीदा। वह मोबाइल को 10% लाभ पर और लैपटॉप को 25% लाभ पर बेच देती है।
ठीक है, तो इसमें उसने पाया कि क्रय मूल्य लैपटॉप के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट बताना है कितना होगा यहाँ पर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम कुल मिलाकर के सीपी और एसपी का रेशियो लेंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, सीपी और एसपी का, तो यहाँ पर उसने लैपटॉप और मोबाइल खरीदा था। ये मोबाइल है यहाँ पर और ये लैपटॉप है। मोबाइल को 10% लाभ पर, यानी कि अगर 10 रुपये का खरीदा था तो 11 रुपये में बेच दिया उसने। और 25% लाभ पर लैपटॉप को बेच देती है। लैपटॉप को 25 यानी कि 4 रुपये का लैपटॉप था तो 5 रुपये का वो बेच देती है यहाँ पर। उसने ये भी पाया कि जो इसका मोबाइल का क्रय मूल्य है, मोबाइल का क्रय मूल्य ये वाला है और लैपटॉप के विक्रय मूल्य के बराबर है, लैपटॉप का विक्रय मूल्य ये है। तो इसके बराबर है तो 2 से गुणा करेंगे भाई, बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 10 हो जाएगा, 2 चौक 8 यहाँ पर ये हो जाएगा नया। ठीक है, नया रेशियो। तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ परसेंट कितना हो जाएगा भाई। टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा टोटल सीपी। टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। लाभ कितना हो रहा है, 3 रुपये का किस पर, 18 पर, यानी कि 1/6 आ जाएगा। और 1/6 को हम क्या लिखते हैं भाई, इसको लिखते हैं हम 16 या 48, यानी कि 16 सही 2/3% लिखते हैं। इसमें नहीं कटिया, आगे हो सकता है साहब। हाँ ठीक है, ये ऊपर 16 सही 2/3 हो जाएगा यहाँ पर, इसका ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 3 वर्ष पहले रमन का वेतन 45,000 था। उसके वेतन में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में 10% वृद्धि, पहले, दूसरे और तीसरे क्रम से 10% वृद्धि, 1% वृद्धि और 20%। अच्छा, ये इसका मान याद करना है कितनी होगी थी यहाँ पे वृद्धि। ठीक है भाई, तो इसमें हम रेशियो लेस करके कर सकते हैं। इसमें पहला वेतन कितना था भाई इसका, 45,000 था यहाँ पर, 45,000 था। अब वृद्धि कितनी होगी इसमें, वृद्धि यानी कि पहले का ओल्ड वाला, ओल्ड वाला लेंगे यहाँ पर, ओल्ड और न्यू वाला लेंगे यहाँ पर, इसमें ले लेंगे। यहाँ पर तो नया वाला कितना था भाई, 83,116, 83,160 है यहाँ पर। पहले वृद्धि 10% की, यानी कि ये 11/10, और दूसरी वृद्धि कितनी थी, 20% की थी, 20×500 यानी कि 6/5 थी। ये रेशियो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 5 नम 45 आ जाएगा, यानी कि 5 नम 45, 900 आ जाएगा, 900 गुणा 11 गुणा 6 आ जाएगा, और रेशियो 83,160 आ जाएगा। इसको भी काट सकते हैं वैसे, यहाँ पर 11 से कट जाएगा, 11 सत्ती 77 आ जाएगा यहाँ पर। बचेंगे यहाँ पर 6 और 11 पंजे 55, फिर से 6 बचेंगे, 11 से 66, 0 आ जाएगा, 11 खत्म हो जाएगा, 6 से भी कट जाएगा ये, और 9 पंजे 9 सत्ते 9 अट्ठे 72, 9 से भी कट जाएगा, 9 अट्ठे 72, और 9 चौक 36, और एक सिफर भी कट जाएगा यहाँ पर, और 10 बचेगा, और 6 से इसको काटूँगा यहाँ पर, यानी कि 10 रेशियो आ जाएगा यहाँ पर। ये 6 से इसको काटूँगा, 6 कम 6 और 6 चौक 24, 10 14 आ जाएगा, यानी कि 5 7 आ जाएगा ये। ठीक है, तो तीसरा जो वृद्धि हुई थी, यानी कि ए का मान, वो कितनी वृद्धि, 5 से 2 हो गई थी, वो तीसरी वाली है। जो एक वृद्धि हो रही थी वो है ये, तो 2 की वृद्धि हुई 5 से, गुणा 100 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 40% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, 40% हो जाएगा। देखो ये तरीका भी है, बाकी दूसरा तरीका भी मैंने बता रखा है कि उस तरह से ही कर सकते हैं। अगर इस तरह से ना समझ में आ रहा हो तो भाई 45,000 है, जैसे 45,000 में क्या हुआ था, पहले इसमें 10% की वृद्धि हो गई, 110/100 कर लेंगे, दूसरी 20% की, 120/100 हो जाएगा, तीसरी का हमें पता नहीं, बराबर निकाल लेंगे, या डायरेक्ट भी रख सकते हैं, 100 माइनस 100 प्लस का A/100 कर लेंगे, किसी भी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक तरीका और है, वो भी बता दूंगा, लेकिन समय की थोड़ी सी अभाव है समय का। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इस मूल्य के 33 से ही 1/3% पर बेचा जाता तो इतने की हानि होती। तो मूल विक्रय मूल्य का 80% पर बेचा जाता तो लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, ये उसमें पूछा है। तो यहाँ पर 1/3, 33 से 1/3 बोला, यानी कि 1/3 इसकी फ्रैक्शन होती है, तो 3 के सापेक्ष कुछ भी मान लेंगे हम, इसको 30 मान लेंगे, 90 मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। यहाँ पर मैं मान लूँ कि जो पुराना वाला जो एसपी था वो 90 था यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जो मेरा पुराना वाला एसपी था, ओल्ड एसपी, वो मैं 90 मान लूँगा अपना, जो यानी कि उसने पहले बेचना था उसे। इसे मूल्य पर बेचा जाता है, 90 पर ना बेच के 1/3 पर बेच दिया, यानी कि उसने 30 रुपये में बेचा उसको। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। यानी कि नया जो एसपी है उसका वो 130 रुपये है, बेचना चाह रही थी वो 90 पे। कौन था भाई, यहाँ पर तो आदमी तो था नहीं, 90 रुपये में बेचना चाह रहा था कोई व्यक्ति उसको, लेकिन उसने 1/3 पर बेचा उसको, यानी कि 30 रुपये पर बेच दिया उसने। अब क्या हुआ, उसको इतनी हानि हुई, 33 सही 1/3% की हानि हुई, तो उसका सीपी कितना होना चाहिए भाई, सीपी होना चाहिए उसका 15/3 आ जाएगा, यानी कि ये होना चाहिए 15/45 होना चाहिए इसका। ठीक है भाई, 45 होना चाहिए। कैसे होना चाहिए 15/45, क्योंकि जब मैं इसको 30 को, जब मैं इसकी सीपी निकालूंगा तो ये 3/2 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हानि हुई है ना, वो 3/2 आ जाएगा, 15/45 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, निकाल सकते हैं, लाभ हानि तो निकालना आसान है यहाँ पर, यानी कि 45 सीपी होना चाहिए उसका। अब वो क्या करता है, यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य का 80% पर, मूल विक्रय मूल्य कितना है 90 है, इसका 80% कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 8 9 72। अगर 72 में बेचती है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना आएगा 45 से, यानी कि 45 एसपी है और
45 सीपी है, एसपी 72 है, तो कितना लाभ होगा अभी इसको? ये लाभ हो जाएगा उसका 27 रुपये का। 27 का लाभ होगा 45 पर। ठीक है, 45 एसपी है, गुणा 100 आ जाएगा। 9 × 27, 9 × 5 45, गुणा 100 आ जाएगा। 5 दूनी 60% का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। इसके अलावा होटल केवल एसबीआई के किसी भी कार्ड का उपयोग करके भुगतान करके 5% की छूट दे रहा है। राकेश ने एक होटल में एक दिन के 1500 रुपये प्रति दिन की दर से 2 कमरे बुक किए और उसने जो है एसबीआई कार्ड का जो है यूज भी किया था। तो कुल मिलाकर के इसमें जो है ये बोल रखा है कि 1500 रुपये है, 1500 रुपये पर 2 छूट दी गई है, 12% की और 5% की। ये बताना है कि इसकी छूट के बाद कितना मूल्य होगा। इतना घुमा रखा है, कुल मिलाकर के कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो 1500 रुपये है, 1500 रुपये को मैं क्या करूँगा भाई, 2 छोड़ दूंगा यहाँ पर, तो एक हो जाएगी यहाँ पर 12% का मतलब होता है 3/25, यानी कि 22/25 आ जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि 19/20 आ जाएगा। 25 छक्का 150, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा भाई, और 20 × 60 आ जाएगा, और 22 × 66 आ जाएगा। 22 × 66 × 19 आ जाएगा, 9 × 54। ठीक है भाई, तो इतनी बात समझ में आ गई। 19 इसकी गणना करेंगे, 9 × 54, यानी कि 19 छक्का 114 होता है। 19 छक्का 114 और 19 छक्का 114 और 11 125 हो जाएगा भाई, यानी कि 1254 हो जाएगा। तो 1254 जो आएगा वो एक कमरे के लिए आएगा। इसने 2 कमरे बुक किए थे ना, 1200 रुपये में से 2 कमरे के लिए आए, दो कमरे के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो 1254 को 2 गुना कर देंगे तो 2508 आ जाएगा। इसका आंसर जो होगा 2508 होगा। हालांकि शुरू में इस तरह से नहीं करना था, ये करना तो वैसे इस तरह से था, क्योंकि इसमें फिर बाद में ध्यान नहीं रहती है। तो इसमें जैसे उसने 2 कमरे बुक किए थे ना, तो एक कमरे का जो 1500 था, 2 कमरे का 3000 हो जाएगा। 2000 कमरा 3000 का तब लगा देंगे। यहाँ पर कितना होता भाई, 22/25 और 19/20। ठीक है, अब करेंगे तो अब डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पर 2508 आ जाएगा डायरेक्टली। इससे इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखेंगे तो नहीं होगा ऐसे भी। 15,500 की राशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से इतने वर्षों का मूलधन है, इतना है। यानी कि मूलधन कितना है, इतना है यहाँ पर। तो ब्याज कितना हो जाएगा भाई, 19,189। यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15,500 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, और 3 आ जाएगा, 36,89 आ जाएगा यहाँ पर। हालांकि इसको और छोटे तरीके से भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या क्या ही इसमें सो ट्रिक का यूज करना। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 एक 7/2 वर्ष तो हो जाएंगे। आर का मान मुझे निकालना है। धनराशि कितनी है, 15,500 की। यहाँ पर 100 से जो कट जाएगा यहाँ पर ये, और इसको 2 से अब कट नहीं रहा है यहाँ पर, 7 से आसानी से कट जाएगा यहाँ पर। 7 × 5 = 35, और 1 बचेगा यहाँ पर। 7 दूनी 14, 7 से 49 आ जाएगा। 155 से इसको भाग कर दूंगा, और 2 से गुणा भी हो जाएगी ये आर का मान आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आर का मान आ जाएगा। आर का मान निकाल लेंगे, जैसे आर का मान जो भी आएगा यहाँ पर, तो निकालते हैं आर का मान। यहाँ पर देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी बचना चाह रहा हूँ यहाँ पर। वैसे यहाँ पर 524 दूनी कितना हो जाएगा, 1048 हो जाएगा। 1048 को मुझे भाग करनी है 155 से। तो 155 से इसको भाग करूँगा तो ये कितनी बार चला जाएगा, 15 छक्का 90। तो ये 9 बार जाना, 6 बार जाना चाहिए, यानी कि 6 बार जाना चाहिए। तो 6% के आसपास रहेगी इसकी। ठीक है, एक बार मैं करके देखता हूँ पूरी इसकी। तो ये 6.8% आ गई है। ठीक है भाई, 6.8% आ जाएगी। आर का मान जाएगा वहाँ से 6.8% का आएगा। 6.8% का जब ये मान आ गया यहाँ पर, तो अब जो काम करना है, बोला है कि उसी राशि पर, राशि कितनी है 15,500 की, उसी राशि पर 6.8%, या डायरेक्टली वैसे इसको 1048 रख सकते थे इतना। हो ठीक है। यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये इसकी जो दर थी ना, यहाँ पर ये निकालने की जरूरत नहीं थी यहाँ पर, है ना, निकालने की ज़रूरत नहीं थी इसको। ये समय ख़राब करना था यहाँ पर, ये डायरेक्टली रख सकते थे यहाँ पर। ठीक है, ये डायरेक्टली यहाँ पर रख सकते थे हम, इधर रख देंगे। और समय कितना हो जाएगा, समय 6 × 18 18 तो 20/3 हो जाएगा यहाँ पर। बटे में 100 आ जाएगा, कट जाएगा। 155 से 155 कट जाएगा। 3 से काटूँगा, 3 3 3 4 12, तो नहीं कट रहा खैर यहाँ पर ये, लेकिन हाँ 3 नहीं कट रहा। यहाँ पर इसकी गुणा कर लेंगे, गुणा करके 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा पॉइंट में जाएगा, तो वो इस तरह से आंसर आ जाएगा इस तरह का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 की राशि, जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, बढ़कर 63,654 हो जाती है। यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए उस राशि पर निवेश किया तो अब कितनी हो जाएगी वो। ठीक, तो देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो यहाँ पर देखो 60,000 रुपये की राशि है, 60,000 की, और वो कितनी हो जा रही है, वो 63,654 हो जा रही है।
ठीक है, एक बार 6 से काट लेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 जीरो है, तो 6 से काट लेंगे तो ये हो सकता है पूर्ण वर्ग बन जाए। 6 से इसको काटूँगा तो 6 कम 6 आ जाएगा, 6 छंग 36 आ जाएगा, 6 नंग 54 आ जाएगा। तो 10,609 और 10,000 यानी कि किसका वर्ग है भाई? ये तो 100 का वर्ग हो जाएगा, ये 100 का वर्ग हो जाएगा। ये किसका वर्ग है? इसको पहचानने के लिए देखो यहाँ पर 2 का जोड़ा बना दूँगा, तो ये 10 का वर्ग है लगभग यहाँ पर, ठीक है? 10 का वर्ग है और ये 0,9 तो 0,9 किसका होगा? या तो 3 का होगा या 7 का। 7 का 7 का नहीं होगा, 3 का होगा या फिर ये होगा मेरे पास, हाँ, 3 का होगा या फिर 7 सत्ते 49 7 का होगा। इन दोनों में से किसी का वर्ग होगा। 7 तो बहुत आगे है, तो 3 पहले है, तो 103 का वर्ग है यहाँ पर ये, ठीक है? 103 का वर्ग यहाँ पर ये है, तो यानी कि जो R% है ना, वो 3% की हो जाएगी यहाँ पर। जो दर है ना, वो 3% की हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ये 2 साल का है। भई 2 साल का तो ये है यहाँ पर, क्योंकि टाइम भी पता लग गया मुझे 2 साल का है। 1 साल के लिए क्या आ जाएगा? 1 साल के लिए हो जाएगा 100 बराबर 103, यानी कि 103 जो है वो में से धन है, 100 रुपए की धनराशि है, 3 रुपए का ब्याज है, तो 1 साल का साधारण ब्याज भी निकाल सकते हो, तो 3 साल का 3% हो जाएगा यहाँ पर, डायरेक्टली वैसे दिख रहा है यहाँ पर 3% हो जाएगा। इसके बाद बोला है कि कितनी हो जाएगी बढ़ कर के, यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए राशि को निवेश किया जाए। दर ये है और टाइम कितना है? 2 साल का। आधी अवधि के लिए 1 साल का टाइम हो जाएगा, 1 साल का तो हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे, तो 1 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा भई ये? 3 छंग 18, 1800 रुपये हो जाएगा भाई 6,000 रुपये, 60,000 रुपये पर 1800 हो जाएगा 3% के हिसाब से, तो 61,800 रुपये का हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई? 61,800 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 3400 रुपये की राशि को पी और क्यू में इस प्रकार बाँटा गया है कि पी के हिस्से का 3/4 और बराबर है क्यू के हिस्से के 2/3 के बराबर है यहाँ पर। यहाँ से इनका रेशियो ले लेंगे। 3 तिया 9 आ जाएगा यहाँ पर और 4 दूनी 8 आ जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं भाई, 4 दूनी 8। अब यहाँ से जब रेशियो लेंगे तो रेशियो इनका अगर बराबर में तो अपोजिट हो जाता है। पी का आ जाएगा 8 और क्यू का आ जाएगा 9। ये इनका रेशियो आ जाएगा पी और क्यू का यहाँ पर, ठीक है? पी और क्यू का रेशियो आ जाएगा। तो इनके हिस्सों में धनात्मक अंतर पूछा है यहाँ पर, धनात्मक अंतर यानी कि 8 9 17, 17 का मान क्या दे रखा है? 17 का मान दे रखा है यहाँ पर 3400 और अंतर कितना है इसमें? 1 का है, यानी कि 1 का मान जो है 17 दूनी 200 है, तो 1 का मान भी 200 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, क्योंकि 1 का ही मान इसमें ज्ञात करना था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 19वां है। ये बोल रहा है कि 4 किलोग्राम की एक मिश्र धातु है, 1/2 हिस्से जो है लेड है, इस तरह से इसमें दिया हुआ है। तो इसको डायरेक्टली कर लेंगे और कोई रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, तो ये क्या आसान सवाल है, ऐसे ही कर लेंगे तो ऐसे अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे 4 किलोग्राम की मिश्र धातु है, इसमें कितना है? इस लेड कितना है? 1/2 है। और यहाँ पर देखो, मैं अगर देखूँ लेड की मात्रा, ठीक है? इससे एक सवाल पहले इसमें भी कराया था मैंने इसी तरह का। तो जैसे इसमें लेड है, तो लेड दिया हुआ है 4 किलोग्राम में आधा, यानी कि आधा हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है? दूसरे में लेड कितना है? 5 किलोग्राम में कितना है भाई? 1/6 हिस्सा लेड है और शेष 3 है यहाँ पर। यानी कि 5/6 हिस्सा हो जाएगा यहाँ पर लेड का। टोटल कितना? 6 दूनी 12, 5 17/6 हो जाएगा टोटल, ठीक है? और इसमें अगर मैं देखूँ 3 कितनी है भाई? इसमें भी 3 शेष बचेगी भाई। 4 किलोग्राम है टोटल, तो 2 किलो मतलब 2 हिस्सा तो जाएगा, 2 हिस्सा 3 का आ जाएगा, प्लस दूसरे वाले में कितनी हो जाएगी? 5 आ जाएगी, ठीक है? 5 क्योंकि ये 1/6 हिस्सा लेड है। इसको अगर मैं जोड़ता हूँ 5 पंजे 25, 6 दूनी 12, यानी कि 37/6 आ जाएगा, ठीक है? 6 आ जाएगा। तो इसी का तो रेशियो पूछा। अब दोनों को जब मिला दिया जाएगा इनका, तो कितना हो जाएगा? 6 से 6 कट जाएगा, 17/37 आ जाएगा, ठीक है भाई? 17/37 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये तो आसान सवाल है, कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है कि बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय लगता है, अगर उसने उनमें से प्रत्येक ने अकेले-अकेले काम किया होता। एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी को उस काम का 50%, ठीक है? तो इस तरह का क्वेश्चन है, कितने घंटे लगेंगे ये बताना है। तो यहाँ पर देखो, एक को 10 घंटे अधिक लगते हैं एक से, तो इसमें बोला है कि अगर वे एक साथ कार्य करते हैं, तो देखो इस तरह के सवाल को अगर ऐसे सवाल आता है तो बिना एक्स माने किस तरह से कर सकते हैं कि वे दोनों जो हैं ए प्लस बी हैं मिल करके उस काम को 12 घंटे में कर सकते हैं पूरे काम को। यानी कि 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 1 घंटे में 1/12 काम करेंगे भाई। 1 घंटे में 12 काम करेंगे, 1/12 का मतलब क्या होता है भाई? 1/12 का मतलब होता है 1/12 का मतलब होता है यहाँ पर, अगर इसमें एक फ्रैक्शन देखो 1/12 की, तो ये 8.33% होता है। 1/12 को अगर मैं परसेंट में लेके जाऊँ तो 8.33% होता है। इनको 2 जगह अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो 2 ऐसी फ्रैक्शन टूटेंगी इसमें, 5% और 3.3%। 3.33% 2 इस तरह की फ्रैक्शन इसमें टूटेगी यहाँ पर, ठीक? 5% का मतलब होता है 1/20 और 3.33% का मतलब होता है 1/30 यहाँ पर, ठीक है? यानी कि ए जो करता है वो काम को 20 दिन में करता है, बी जो करता है वो 30 दिन में करता है,
बी को एक कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 10 घंटे अधिक लगते हैं, बिल्कुल 10 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई भाई। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/20 और एक यानी कि इसका दोनों का टाइम आ गया यहाँ पर। अब टाइम आ गया है तो इसमें घंटे भी निकाल सकते हैं कि बी को उस कार्य का 50% 50% करने के लिए, यानी कि अगर ये बी का टाइम ये है तो उसकी एफिशिएंसी 30 हो जाएगी भाई। 30 और इसका 50% करने के लिए कितना समय लगेगा? 50% मतलब आधा, यानी कि 15 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 3 पाइप हैं ए, बी और सी एक खाली जलाशय को क्रम से 2, 3 घंटे 6 घंटे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि 3 पाइप हैं ये और बढ़ सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो पाइप बी को किस समय बंद करा जाएगी? 1 घंटे में, 1 घंटे 15 मिनट में पूरी टंकी भर जाए यहाँ पर ये, यानी कि जलाशय भर जाए। ए जो भरता है वो 2 घंटे में भरता है, बी 3 घंटे में और सी 6 घंटे में भरता है। यहाँ पर इनका एलसीएम ले सकते हैं भाई। एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा इनका। 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी भाई तीनों की यहाँ पर, यानी कि तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया। ठीक है भाई, कितने समय के बाद बी को बंद कर दिया जाना चाहिए? यानी कि ए और सी जो है हर टाइम खुले रहेंगे, यानी कि 1 घंटे 15 मिनट तक खुले रहेंगे ए और सी। ए और सी 4 यूनिट काम करेंगे, 4 यूनिट काम करेंगे 1 घंटे 15 मिनट। 1 घंटे 15 मिनट का मतलब होता है 1 सही 1/4, यानी कि 5/4। 5/4 आ जाएगा, यानी कि उन्होंने जो है कितना काम कर दिया? 5 काम कर दिया। टोटल काम कितना है? 6। काम कितना बच रहा है? 1। 1 काम बच रहा है। बी को कब बंद करना चाहिए? बी की यूनिट कितनी है? 1/2 की यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1/2 घंटे, यानी कि 30 मिनट। 30 मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए उसको। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। 30 मिनट के बाद उसको बंद कर देना चाहिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये रहा है कि 40 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। अगर उसे यह दूरी 30 मिनट में तय करनी हो तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए यहाँ पर? तो 40 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए 64 किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दी हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 40 मिनट को जो है घंटे में बदल लेंगे यहाँ पर। तो टाइम कितना है? टाइम है यहाँ पर 40/60 घंटे का यहाँ पर। और यहाँ पर जो है स्पीड दे रखी है, स्पीड है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे डिस्टेंस मिल जाएगी, दोनों की गुणा कर दूँ डिस्टेंस मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी। यहाँ पर मैं देखता हूँ तो 6 यानी कि 2/3 आ जाएगा यहाँ पर। 2/3 गुणा 64 किलोमीटर की जो हो जाएगी डिस्टेंस आ जाएगी। बोला है कि अगर उसे यही दूरी 30 मिनट में तय करनी हो, 30 मिनट यानी कि आधा घंटे में, यानी कि गुणा 2 कर दूंगा यहाँ पर, कुछ नहीं करना, आधा घंटे के लिए गुणा 2 कर दूंगा तो यही उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ पर। तो यानी कि पॉइंट में ही आ रहा है यहाँ पर ये। तो 2 दूनी 4 और 4 से 4 चौक 16, 4 छक 24, यानी कि 256/3 आ जाएगा। 3 अट्ठे 24, बचेगा 1, 3 पंजे 15, 85.3 ही आ रहा है। ठीक है, 85.33 ही होता चला जाएगा यहाँ पर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफार्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहाँ 1.2 किलोमीटर लंबा पुल खत्म होता है। भाई यहाँ पर एक पुल है ये, ठीक है, और यहाँ पर एक ये रेलवे प्लेटफार्म है, यही तो है यहाँ पर। पुल की लंबाई कितनी है? पुल की लंबाई है यहाँ पर 1200 मीटर की। ठीक है, 1200 मीटर की, और प्लेटफार्म की लंबाई है 400 मीटर की। ठीक, आगे बोला है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन कोई ट्रेन जो है पुल का आरंभ बिंदु ये है, और प्लेटफार्म के आखिरी छोर को पूरा करने में, यानी कि इसके आखिरी छोर को पूरा करने में कितना समय लेगी यहाँ पर। ठीक है, ये पूछा है यहाँ पर। तो यानी कि टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी तो हो जाएगी यहाँ पर ये, और इसकी भी तो दूरी है 200 मीटर की। अगर ट्रेन यहाँ पर है, ट्रेन जब यहाँ से चलेगी तो 200 मीटर की दूरी हो जाएगी, 1200 की है, 400 की है, यानी कि कुल मिलाकर के 1800 मीटर की दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। 1800 मीटर की दूरी है, और आंसर जो है मिनट में है यहाँ पर। और उसकी जो चाल है ना 72 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अगर स्पीड उसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की है तो 5/18 से गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड में चाल आ जाएगी। 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड की चाल आ जाएगी उसकी। 20 मीटर पर सेकंड की चाल आ जाएगी भाई। ठीक है, तो मुझे इस स्पीड से ये दूरी तय करनी है, तो कितना समय लगेगा? भाग कर दूंगा, यानी कि 90 सेकंड लगेंगे भाई मुझे, यानी कि ट्रेन को 90 सेकंड लगेंगे। 90 सेकंड लेंगे ट्रेन को, यानी कि 90 सेकंड को क्या लिखते हैं भाई? 1.5 मिनट लिखते हैं 90 सेकंड को। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 मिनट हो जाएगा। सेकंड में 525 मीटर तक ले जाता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का सवाल आता है तो हम सबसे पहले DS, US, B और W लिखेंगे सबसे पहले। और यहाँ पर बोला है कि 250 सेकंड 525 मीटर, 525 मीटर में 250 सेकंड जा रहा है भाई, वो 250 सेकंड। या इसको हम डायरेक्टली काट के भी लिख सकते हैं, यहाँ पर काटेंगे इसको हम 25 से कट जाएगा।
ये आ जाएगा 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 यानी कि 21/10 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं 21/10 लिख लूँगा अभी मैं इसको, अभी पूरा-पूरा नहीं काट रहा हूँ, ठीक है। पॉइंटों में करेंगे करके अभी समय खराब नहीं करना है। आगे बोला है कि 525 मीटर ले आता है और फिर 7 से ही 1/2 मिनट में वापस आ जाता है, यानी कि विपरीत दिशा में आता है इस बार। इस बार तो गया धारा की दिशा में, इस बार आएगा वो धारा की विपरीत दिशा में आएगा। तो 525 मीटर की जो दूरी है वो कितने में करेगा, 7 से 1/2 यानी कि 15/2 मिनट में, या इसमें सेकंड में बदलूंगा तो 2 तिया 6, 15 45 यानी कि 450 सेकंड में, 450 पे सेकंड यानी कि 25 से 5 से इसको फिर से काटूंगा, 25 से कट जाएगा कभी, 25 सेकंड 25 25 छक्का 5 से काट लेता हूँ, ये 25 105 बार कट जाएगा और 5 नब्बे 5 से काटूंगा, 5 नब्बे 45 90 आ जाएगा यहाँ पर, 3 से काटूंगा यहाँ पर तो मेरे पास आ जाएगा ये 35/30 आ जाएगा, ठीक है। 35/30 इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर, 35/30। हालांकि इसको छोटा करके और भी कर सकते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे 30 चाहिए, मैं उसको ऐसे ही रख लेता हूँ 35/30, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बता रखा कि जब ds का मान और vs का मान दिया हो, हमें b निकालना हो, b तो निकालना है शांत जल में नाव की चाल, b निकालना है तो इन दोनों को जोड़ करके आधा करते हैं। जब इसको निकालना होता है तो इन दोनों को जोड़ करके इन दोनों को घटा करके आधा कर देते हैं। जब ये दोनों दे रखे हो, ये निकालने हो तो ये निकालना हो तो जोड़ देते हैं, ये निकालना हो तो घटा देते हैं, आधा नहीं करते, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको जोड़ करके आधा करना है, आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ करके आधा करूँगा, यहाँ पर मुझे जोड़ना पड़ेगा, 30 हो जाएगा भाई, नीचे एलसीएम मेरा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर 21 73 63 ये हो जाएगा, और इसको मैं यानी कि 35 बचेगा यहाँ पर, यानी कि कुल मिला करके ये 98/30 आ जाएगा, 98/30 आ जाएगा। या मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ क्योंकि मुझे इसको आधा भी करना है, आधा करूँगा तो 60 आ जाएगा नीचे ना, यहाँ पर ये आ जाएगा। मैं इसको चलो आधा आधा करता हूँ, 1/2 उसको आधा भी करना पड़ेगा मुझे, तो 2 तिया 6 60 आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है, 60 आ जाएगा। लेकिन आंसर जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मुझे 18/5 से भी गुणा करनी पड़ेगी, 18/5 से। तो अभी ये कैलकुलेशन है यहाँ पर, 5 दूनी 10 300 हो जाएगा यहाँ पर, 5 दूनी 10 300 हो जाएगा। और ये फिर कट रहा है वैसे तो, यहाँ 3 से काटेंगे, यहाँ पर 3 छंग 18 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 दूनी 10, यानी कि अब मेरे पास 100 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, ऊपर अब मुझे आसान हो गया यहाँ पर 98 की और 6 की गुणा करनी है, आंसर आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे नीचे, 6 अट्ठे 48 का 8 आ जाएगा, और 6 नम 54 यानी कि 5.88 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन थी डाटा की वजह से, डाटा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डाटा था इसमें। तो अब देखो इसमें दिया हुआ है कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से कम था। तो कुल मिलाकर के ये उर्वरक है ना, यहाँ पर ये उर्वरक के उत्पादन दे रखे हैं, ये 95 96 97 98 99 इनमें या उर्वरक के उत्पादन दे रखे हैं यहाँ पर ये। तो इनका औसत निकालना है, औसत निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है भाई। औसत अगर निकालते हैं, औसत निकाल करके इसको जोड़ेंगे, तो एक बार मैं जोड़ता हूँ इसको, एक बार इसमें चलो जोड़ लेता हूँ इसको मैं। तो भाई मैंने जोड़ लिया है, जोड़ करके आ रहा है 440 यहाँ पर ये, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो सभी कर सकते हैं, ठीक है, तो जो मैं अलग कर सकता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम बचाना है मुझे। तो यहाँ पर 440 आ जाएगा, 440 आ जाएगा, है कितने यहाँ पर ये 3 और 3 6 2 8 है यहाँ पर, 8 से भाग कर दूंगा, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, यानी कि औसत जो है 55 है। तो अब सवाल में क्या पूछा है कि दिए गए कितने वर्षों में उर्वरकों का उत्पादन औसत उत्पादन से कम था। तो 55 से कम वाले कितने हैं वो देख लेंगे इसमें, बस वही मेरा आंसर आ जाएगा। 55 से कम वाले 1 2 3 4 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा अभी इसका, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन में भी इसी तरह से दिया हुआ है। तो इसमें बोला है कि 2011 से 15 तक के ये दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, मोटरसाइकिल के उत्पादन दिए हैं। 2015 में किस प्रकार की जो बाइक का उत्पादन सबसे अधिक रहा था। तो 2015 ये है यहाँ पर, 2015 है, तो 2015 में 100 यहाँ पर दे रखा था ना, 2015 यहाँ पर है, तो 545 654 215 112 जो है सबसे कम है डी टाइप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक ठोस गोले को उसके केंद्र से 2 बराबर भागों में काटा जाता है। यदि गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठ बताना है कितना हो जाएगा, ठीक है भाई। तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि जब कोई गोला है, ठीक है भाई, एक गोला है यहाँ पर, ये जिसको आधा कर दिया मैंने, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो भाई देखो, अगर गोला पूरी तरह से है, गोला पूरा है, तो उसका जो वक्र पृष्ठ होगा 4πr² होगा, और यही उसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 4πr², ठीक है। अगर मैंने गोला आधा कर दिया, अर्धगोला हो जाएगा, तो उसका जो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा 3πr² होता है, और वक्र पृष्ठ जो होता है तो वो
2 पाई r स्क्वायर होता है। यहाँ पे क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि 3 पाई r स्क्वायर का मान पूछा है, 3 पाई r स्क्वायर का अर्धगोले का यही पूछा है, और त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर अर्धगोला जो हो जाएगा 2/3 पाई r स्क्वायर और इंटू यही होता है, ठीक है, होता तो यही है इसका। और आयतन का निकाल दिया ना मैंने यहाँ पर, ये तो आयतन निकाल दिया मैंने यार, बताया कुछ और था और निकाल मैंने कुछ और दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो इसका 3 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है भाई, 3 पाई r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 3 गुणा 22/7 और r का मान कितना है, r का मान 7 गुणा 7 आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 22 तिया 66 और 66 गुणा 7 आ जाएगा, 7 छंग 42 और 7 छंग 42, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक समकोणाकार तंबू 48 मीटर ऊंचा, उसका आधार का ब्याज जो है 28 मीटर है। टेंट का बनाने के लिए 80 की दर से जो है कैनवास लगाना है, यानी कि इसका वक्र पृष्ठ पूछा है, ठीक है, वक्र पृष्ठ पूछा है। तो वक्र पृष्ठ कितना होता है इसका, पाई आर एल होता है शंकु का, यानी कि एल का मान निकालना पड़ेगा। एल का मान क्या होता है, एच स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर होता है। एच का मान कितना दे रखा है, 48 मीटर दे रखा है, 48 का वर्ग करेंगे और प्लस एच का वर्ग करेंगे, यानी कि आर का सॉरी, यानी कि इसका हो जाएगा 14, 14 का वर्ग करेंगे तो ये 888 भी है, 50 का 888 होता है भाई ये। तो इसको जो लेकर निकालेंगे हम, इसको कैसे करेंगे, 48 का वर्ग कितना हो जाएगा, 48 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 2304, ठीक है, 48 का वर्ग 2304 होता है और प्लस 14 का वर्ग 196 होता है। इसको जोड़ेंगे तो 2500 आ जाएगा। 2500 किसका वर्ग है, 2550 का वर्ग है, ठीक है। तो ये 50 आ जाएगा किसका मान, एल का मान। एल का मान अगर मेरे पास 50 आ जाएगा तो मुझे कैनवास की लागत का पता लग जाएगा, तो यानी कि वक्र पृष्ठ कितना हो जाएगा, 22/7 आ जाएगा और गुणा पाई, आर का मान कितना है, आर का मान 14 है और एल का मान 50 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 100, यानी कि 2200 आ जाएगा, ठीक है। 2200 मीटर स्क्वायर का क्या है भाई, वक्र पृष्ठ हो जाएगा। लागत कितनी है, 80 रुपये की, 80 से और गुणा कर दूंगा यहाँ पर, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दोनों सिलेंडरों के आधारों की त्रिज्याओं का जो अनुपात है 5-7 और ऊंचाइयों का अनुपात यह है, तो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, किसका है भाई, सिलेंडर, यानी कि वक्र पृष्ठ कितना होता है इनका, इनका होता है 2 पाई आर R1 और H1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 2 पाई R2 और H2 हो जाएगा। हालांकि 2 पाई टू पाई तो कट रहा है यहाँ पर, यानी कि ये हो जाएगा 5 गुणा 3 और 7 गुणा 5, ये हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा तो 3 7 आ जाएगा, 3 7, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर 30वां, दो परिशुद्ध पाँचों को फेंका जाता है, प्रायिकता क्या है कि फलकों पर प्राप्त संख्याओं का योग न तो 9 हो और न ही 10 हो, यानी कि 2 500 को फेंका जा रहा है, 2 500 को, तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी 6 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि टोटल प्रायिकता 6 का वर्ग 36 हो जाएगी। टोटल जो पॉसिबिलिटी है तो वो कितनी है भाई, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल 36 हो जाएगी। और हमें चाहिए किसकी, न तो 10 हो और न ही 9 हो, इनका योग, यानी कि वहाँ से किस तरह से आ सकते हैं, या तो देखो अगर 9 के 10 के आने की प्रायिकता क्या होनी चाहिए, 6, एक पे 6 हो, एक पर 3 हो, ठीक है, या एक पे 3 हो और एक पर 6 हो, ये 9 की चल रही है यहाँ पर। और इसके अलावा क्या आ सकता है, 5 हो 4 हो, या 4 हो और 5 हो दूसरे पर, ठीक है, तो यही होंगे। और 10 के लिए क्या होना चाहिए, 10 के लिए होना चाहिए एक तो 5 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 5 हो जाएगा 10 के लिए, और एक 6 हो जाएगा एक पर 4 हो जाएगा, एक पर 4 और एक पर 6 हो जाएगा। तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7/36 हो जाएगी 9 के और 10 के आने की प्रोबेबिलिटी। इनके ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, एक में से घटा देंगे, यानी कि 36 में से 7 जाएगा, 29/36 हो जाएगा, 29/36, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यदि टेस्ट 1 और टेस्ट 2 में दिए गए अधिकतम अंक, यानी कि पढ़ लेंगे एक बार इसको, मैंने अगर पढ़ा है इसको, तो यहाँ पर ये ABC है, ये ABC कौन है भाई, ये 3 व्यक्ति हैं ABC, और ये टेस्ट के स्कोर दे रखे हैं, इनके टेस्ट हो गए, ए का स्कोर, बी का, सी का, इस तरह से दे रखा सभी टेस्ट होगा। यदि टेस्ट 1 और टेस्ट 2 दोनों के लिए अधिकतम अंक 80 हैं और 3 के लिए अधिकतम अंक 100 हैं यहाँ पर, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, टोटल तो यहाँ पर 180 हो जाएंगे ये, ठीक है। तो बोला कि देखते हुए ए ने सी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ए ने सी से कितने अधिक प्राप्त किए हैं, तो ए के कितने हो जाएंगे यहाँ पर 45 50, 45 50 और 75 कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे यहाँ पर 75 और 120 170 हो जाएंगे यहाँ पर ये, ठीक है, 170 तो इसके हो जाएंगे, और सी के कितने हो जाएंगे 40 और 60 यहाँ पर 100 हो जाएंगे, यानी कि 150 इसके हो जाएंगे यहाँ पर 150, तो इस कितने अधिक हैं, 20 अधिक है यहाँ पर, 20 कितने अधिक प्रतिशत अधिक है, यानी कि टोटल 180 है, 20 में से 180, 20 का 180 कितना, 2 9 18, 1/9 होना चाहिए भाई, ये तो ये 100, अच्छा 180 है, ओहो यहाँ पर 100 है,
यानी कि किसके लिए है 100, 80, 80, 80, 80 ये बात इसमें दे रखी थी कि इसके लिए 80 है और इसके लिए भी 80 है और इसके लिए जो है 100 है अधिकतम अंक, ये बात दे रखी थी इसमें। तो 80-80 60 हो जाएँगे, यानी कि 260 होने चाहिए यहाँ पर ये 260 होना चाहिए भई, ठीक है भई 260 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/13 आ जाएगा, 1/13% निकालना पड़ेगा 1/13 का, यानी कि 13 सत्ते 91 हो जाएगा, यानी कि 7 पॉइंट के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। बिंदु ए से बी तक पहुंचने के लिए नीता को पश्चिम की ओर 70 मीटर चलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, डायग्राम से ही बना सकते हैं इसको और बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। यहाँ पर वो चलती है, सबसे पहले वो पश्चिम की ओर चलती है, तो पहले सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिखेंगे NESW। यहाँ पर ये चीज़ देखनी होती है, अगर वो जैसे पश्चिम की ओर चल रही है, पश्चिम की ओर चल रही है यानी कि इसका मुख इधर की ओर है, तो अब उसका दायां किधर होगा, नॉर्थ की तरफ को होगा, बायां हो जाएगा साउथ की तरफ को होगा, बस ये देखना होता है, ठीक है। वही चीज़ सब में अप्लाई करनी पड़ती है। तो सबसे पहले वो पश्चिम की ओर चली, तो नॉर्थ यानी कि यहाँ पर चली पश्चिम की ओर वो 70 मीटर, जैसे हमें 70 मीटर चला दी मैंने यहाँ पर। अब उसे दाएं मुड़ना होगा, दाएं किधर है, नॉर्थ में है, उसका दायां चल मुड़ना होगा तो उसे 70 मीटर चलना होगा, यानी कि 70 मीटर चलेगी नॉर्थ में, ठीक है। उसके बाद फिर उसे बाएं मुड़ना होगा, बाएं मुड़ेगी फिर से वो वेस्ट में ही आएगी, ठीक है भाई, फिर से वेस्ट में ही आएगी, तो यानी कि 70 मीटर फिर से वेस्ट में चलेगी और 150 मीटर चलना होगा, 150 मीटर चलना होगा ना यहाँ पर इसको, ये 150 मीटर चलना होगा वेस्ट की तरफ फिर से, ठीक है। इसके बाद उसे बाएं मुड़ना होगा, 70 मीटर चलना होगा, बाएं मुड़ेगी तो फिर इधर साउथ की तरफ मुड़ेगी तो 70 मीटर चलेगी वो, ठीक। और उसके बाद फिर 90 मीटर चलना होगा और दाएं मुड़ना होगा, 90 मीटर से मुड़ना होगा दाएं, यानी कि यहाँ पर साउथ में है वो, तो फिर वेस्ट की तरफ को आएगी। यहाँ पर ये देखते हैं कि कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए इसमें। फिर उसे बाएं मुड़ना होगा, 90 मीटर चलना होगा, 70 मीटर के बाद साउथ में है वो बाएं मुड़ेगी तो किधर को जाएगी, तो बाएं मुड़ेगी तो ईस्ट में जाएगी वो, ठीक है भाई, ईस्ट में तो जाएगी बाएं मुड़ेगी तो यहाँ पर ईस्ट में जाएगी साउथ, यानी कि 90 मीटर चलेगी, ठीक है भाई, 90 मीटर चलेगी और उसे दाएं मुड़ना होगा, 100 मीटर चलना होगा। अब यहाँ से ईस्ट से दाएं मुड़ेगी यानी कि साउथ में आएगी, फिर से 100 मीटर चलना होगा उसको, ठीक। और उसमें अंत में उसे बाएं मुड़ना होगा, अब साउथ में है तो बाएं मुड़ेगी फिर से ईस्ट की तरफ को जाएगी, यानी कि उसको 130 मीटर यहाँ चलना होगा, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ गई, तो इस तरह से रख लेते हैं। ये लास्ट में यहाँ पर बिंदु ए से बी की दूरी कितनी है, तो यहाँ पर देखो नॉर्थ से साउथ वाले घटा देते हैं, काट देते हैं, 70 से 70 तो है इसमें, 170 कट जाएगा यहाँ पर ये, ठीक। यहाँ केवल कितना बचा, 100 बचा है यहाँ पर, ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 210 हो तो यहाँ पर हो जाएगा और 210 से यहाँ पर हो जाएगा, नहीं 210 नहीं होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 9 3, हाँ ठीक है, 210 तो यहाँ पर हो जाए, 220 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 220 यहाँ पर हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 220 यहाँ पर हो जाएगा ये, 220 यानी कि ये भी कट रहा है, इसका मतलब ये भी कट रहा है, इसका मतलब ये भी कट जाएगा यहाँ से, ठीक है भाई, ये भी कट जाएगा, कुल मिला के 100 मीटर बचा, ठीक है भाई, कुल मिलाकर के 100 मीटर बचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु ए से बिंदु बी जो है वो 100 मीटर की दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर, और दिशा कौन सी है, साउथ है, ठीक है, दिशा कौन सी है, साउथ है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसको बताना है इसमें क्या, इस सीरीज में बताना है कि इसमें क्या है और यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 11, 21, 47, 97 और 179 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले अगर कुछ ना समझ में आए, तो अगर जैसे माने सबसे पहले देख लेंगे 11 दूनी 22 और 1 घट रहा, 21 दूनी 42, 5 जुड़ रहा, 47 दूनी कुछ इस तरह से इसमें हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देख लेंगे, तो अगर ऐसा भी ना कर पाए तो सीधा सीधा एक बार सबसे पहले जोड़ लो, जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे इनमें सबको जोड़ लो, कितना कितना इसमें जुड़ रहा, इसमें कितना जुड़ रहा है भाई, इसमें 10 जुड़ रहा है, इसमें 26 जुड़ रहा है, इसमें 50 जुड़ रहा है और इसमें 82 जुड़ रहा है, ठीक है। अभी नहीं पता अब आगे क्या जुड़ रहा है, यहाँ पर ये सीरीज का नहीं पता लग रहा, अभी पता लग जाएगा क्या सीरीज है। इसमें इसमें देखो कितना जुड़ रहा, इसमें 16 जुड़ रहा है, इसमें 24 जुड़ रहा है और इसमें 32 जुड़ रहा, ठीक है, 32 जुड़ रहा है, यहाँ पर पता लग जाएगा कि अभी, यानी कि यहाँ पर 8 जुड़ रहा है, यहाँ पर भी 8 जुड़ रहा है, यानी कि यहाँ भी 8 ही जुड़ रहा होगा, 8 जुड़ रहा होगा, यानी कि यहाँ पर 40 जुड़ रहा होगा, यानी कि यहाँ पर 40, यानी कि 122 जुड़ रहा होगा, 122 जुड़ रहा है, 122 को इसमें जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, जो कि 7 2 9 11, 7 2 9 और 1 10, यानी कि 301 आ जाएगा, ठीक है, 301 आ जाएगा इसका आंसर यहाँ पर। अगला अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है,
अगला क्वेश्चन है कि सभी फ़ोन टैबलेट हैं। ये सभी जो फ़ोन हैं, सभी फ़ोन टैबलेट हैं। ठीक है भई? कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है। कोई टैबलेट जो है वो कैलकुलेटर नहीं है। ठीक? और सभी ड्राइव कैलकुलेटर हैं। जो सभी ड्राइव है ना वो कैलकुलेटर है, ड्राइव यहाँ आ जाएगा। ठीक? ये थोड़ा छोटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा होगा। कुछ ड्राइव फ़ोन हैं। कुछ ड्राइव फ़ोन है भई, फ़ोन कहाँ पर है? यहाँ है। तो कुछ ड्राइव फ़ोन है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है? कोई संबंध ही नहीं है फ़ोन का ड्राइव का। ठीक है? इससे तो कुछ निकल सकता था कि कुछ नहीं है, लेकिन ये तो निकलेगा नहीं क्योंकि इसका नेगेटिव में निकलता है और कुछ ड्राइव फ़ोन है तो ये होगा नहीं। कुछ कैलकुलेटर फ़ोन है, कुछ कैलकुलेटर फ़ोन है भई, कुछ कैलकुलेटर फ़ोन भी नहीं है। ठीक है? कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है। ठीक है भई? कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है तो ये भी ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है? ये तो दोनों गलत हो गए थे ना, तो ये ठीक हो जाएगा। कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, तो ये सही हो जाएगा इसमें कि कोई जो टैबलेट है वो ड्राइव नहीं है। तो ये तो साफ-साफ दिख रहा है, इसमें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसमें आंसर नंबर यही हो जाएगा कि केवल 3 अनुसरण करता है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 7 मित्र हैं, एक वृत्ताकार मेज़ पर बैठे हैं। सभी का वो मेज़ केंद्र के सम्मुख है, सभी मेज़ के केंद्र के सम्मुख है, यानी कि इसमें इस तरह से बनी हुई है। एक मेज़ है कि वृत्ताकार और इसमें 7 मित्र बैठे हैं ये। छोटा बन रहा है क्या थोड़ा-सा? ये बड़ा कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ये 7 मित्र हो गए यहाँ पर ये। केवल आर, क्यू और एस के बीच में बैठा है। केवल आर, क्यू और एस के बीच में बैठा है। लेकिन ये नहीं पता कि एस इधर है क्या क्यू इधर है। ठीक है, केवल टी, पी और वी के बीच में बैठा है। वी क्यू के बाएँ तीसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ से बात बनेगी। ठीक है भई? यहाँ से बात बनेगी। वी क्यू के दाएँ तीसरे स्थान पर बैठा है। क्यू मैंने यहाँ पर बैठा दिया, हालाँकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि आसान है यहाँ पर ये। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। तो क्यू के दाएँ तीसरे स्थान पर 1, 2, 3 कौन बैठा है यहाँ पर भाई? वी बैठा है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं आर, क्यू और एस के बीच में बैठता है। क्यू और एस के भी नहीं पता लग रहा, तो यहाँ पर टी, पी और वी के बीच में बैठा है। वी यू के बाएँ तीसरे स्थान पर है, यहाँ से पता लगेगा आगे, बाकी वरना तो फिर 2 की ज़रूरत पड़ती। वी यू के बाएँ तीसरे स्थान पर, वी यू के बाएँ तीसरे स्थान पर बैठा है 1, 2, 3। वी क्यू के दाएँ तीसरे स्थान पर है और वी यू के बाएँ तीसरे स्थान पर, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए यू। 1, 2, 3 यू यहाँ पर होना चाहिए भई, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब बोला है कि अब देखो इन दोनों लाइन में हमें देखना पड़ेगा आर, क्यू और एस के बीच में बैठता है। आर, क्यू और एस के। इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए एस, ठीक है? और आर होना चाहिए यहाँ पर। और टी, पी और वी के बीच में बैठता है। टी, पी और वी के बीच में बैठता है तो यहाँ पर आ जाएगा टी और यहाँ आ जाएगा पी। ठीक है? तो इस तरह से बैठ जाएँगे ये। यहाँ पर ये थोड़ा-सा आसान था, बस सोचना पड़ता, था नहीं इसमें कुछ भी। तो इस तरह से ये बैठ जाएँगे, तो यहाँ पर बोला है कि आर के ठीक दाएँ कौन बैठा है? आर के ठीक दाएँ कौन बैठा है भाई? एस बैठा है। ठीक है? ऑप्शन नंबर ये वाला ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, इसमें कथन निष्कर्ष दे रखे हैं। तो ये दिया हुआ है कथन और ये निष्कर्ष दे रखे हैं। पी बड़ा है एस से भाई, पी बड़ा है एस से, पी बड़ा तो नहीं है। ठीक है भाई? बड़ा तो नहीं है, ये छोटा तो है एस से। ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा निष्कर्ष 1। ठीक? और दूसरा देखते हैं क्यू बड़ा है जेड से, तो क्यू बड़ा है भी जेड से, तो यहाँ पर देखते हैं क्यू 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 नहीं नहीं जेड भी बड़ा है, ये भी इसमें गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, इसका मतलब ना तो दोनों ही गलत है ये, तो ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये दे रखे हैं तो इसमें बताना है कि इनकी तरह का कौन है? ऑप्शन में से इनकी तरह का कौन है? तो इसमें देखो वर्ड उसी साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से लिखे गए हैं ये। एक बार इसको लिख कर देख लेंगे कि लिखे किस तरह से गए हैं ये। पहले इसको लिखेंगे कौबॉय को और इसको लिखेंगे यहाँ पर WOCYOB, यानी कि इनको क्रॉस किया गया है। ठीक है? तो इसमें से देख लेंगे इनको इसमें क्रॉस किया गया है, यानी कि सी को इधर लाया गया, पी को इधर लाया गया, आई को यहाँ लाया गया, के यानी कि ये नहीं होगा और ओ को इधर आ गया, सी इधर आ गया और यहाँ देखते हैं तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है? ये भी नहीं होगा। इधर एफ इधर आ गया, ओ इधर आ गया, डब्ल्यू इधर आ गया और आर इधर आ गया, ये सी हो जाएगा। ठीक है भाई? ये वाला ठीक हो जाएगा, आसान था। ठीक है? ज़्यादा भारी नहीं था ये वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है
कि इसमें बताना है कि दी गई श्रृंखला में सभी सम संख्याओं को एक ऐसी संख्या से बदल दिया जाए जो अभाज्य और सम संख्या दोनों हो। तो इस प्रकार बनी परिणामी संख्या में से ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक संख्या है। यानी यहाँ पर देखो क्या चीज बोल रखी है, यहाँ पर ये बोल रखी है जो इसमें सम संख्याएं दे रखी हैं उनको ऐसी संख्या से बदलना है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। तो वो केवल एक दो ही संख्या ऐसी है, दो जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। बाकी कोई भी संख्या जो है ना अभाज्य होने के साथ साथ सम संख्या नहीं होगी, केवल दो को छोड़ करके। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जैसे 4 है तो यहाँ 2 बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 बनाना पड़ेगा, यहाँ 2 बनाना पड़ेगा, यहाँ 2 बनाना पड़ेगा, ये सब 2 करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से चेंज करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। अब बोला है कि यहाँ पर इनमें से अब ऐसी संख्याएं कितनी हैं जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं बतानी है जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, तो वो गिननी पड़ेगी। यानी कि ठीक पहले एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर देखो एक तो 3 है, ये 3 के पहले अभाज्य संख्या और बाद में एक प्रतीक है, तो एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा यहाँ पर, और इसके अलावा और कोई संख्या है, ये थोड़ा सा ये वाला होगा यहाँ पर, ठीक है। ये इसके बाद और देखता हूँ मैं यहाँ पर 9 1 इससे पहले अभाज्य संख्या तो नहीं है 9, ठीक है। ये 2 आ जाएगी यहाँ पर, 2 से पहले एक अभाज्य संख्या और बाद में एक प्रतीक है, ये बन जाएगा यहाँ पर, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर देखता हूँ तो मैं मुझे क्या मिल रहा है, एक 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 ये है यहाँ पर, देखो भाई ये 2 है यहाँ पर, ये वाला 2 है, इससे पहले एक अभाज्य संख्या 2 है, और इसके बाद में एक प्रतीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें ध्यान देखना पड़ेगा खूब, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मिल चुके हैं, तो ये मुझे अभी तक मिल गए हैं यहाँ पर, ये 4 मिल गए अभी तक मुझे, ये 1 2 3, अच्छा 3 मिल गई, ये 3 मिल गए। इसके अलावा और कुछ संख्या है ऐसी, भाई यहाँ पर संख्या है, ये 2 भी है, एक ये इससे पहले अभाज्य संख्या बाद में प्रतीक है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये मिले हैं मुझे, तो ये मेरे आंसर हो जाएगा 4, ठीक है भाई, आंसर 4 हो जाएगा इसका। तो इस तरह से करेंगे, कुल मिलाकर अच्छा सवाल है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यदि संख्या ये है, इसमें से प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाए और सम में 1 घटा जाए, कर लेंगे इसको, आसान क्वेश्चन है। और इसमें देखते हैं इसमें क्या बोला है कि उपरोक्त में ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक बाद में एक प्रतीक और ठीक पहले एक भी प्रतीक है। तो ठीक है, ये भी आसान है, इसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।